गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ साइन कोर्स के और क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं और आई होप आज हम इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, हो भी जाएगा शायद। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बारे में डिफाइन करते हैं वैल्यूज़। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ क्वेश्चनों के बारे में। एक बच्चे का शायद कमेंट आया था, पूछ रहे थे कि सर इसमें अपर एरिया ही क्यों लिया है, नीचे का एरिया क्यों नहीं लिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा करो। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं डेफिनेशन यहाँ आधी भी लिखता हूँ और जैसे मैंने इसकी आधी लिखी है डेफिनेशन, मैंने कहा इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी है, नहीं ना। लेकिन मैं उस क्वेश्चन की डेफिनेशन को बोल भी देता हूँ कि अबोव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, ऐसे आपने एरिया निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स, या फिर स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना होता है। मैंने अभी रिसेंटली शायद 2 वीडियोस पहले एक क्वेश्चन भी लिखा था मैंने यहाँ पे, और उसमें लिख के बताया था ऊपर कि आपने स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, स्मॉलर रीजन का। तो बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमने नीचे का क्यों नहीं निकाला। अरे जब स्मॉलर बोल दिया गया है तो नीचे का क्यों निकालेंगे, सीधी सी बात है। स्मॉलर पार्ट होगा उसी का तो एरिया निकलेगा ना। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ बार बार कि स्टूडेंट्स, जो एरिया, जो बातें क्वेश्चन में बोली जाएंगी केवल वही चीज़ डिफाइन करनी होती है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी होती है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। मैं बार बार कहता रहता हूँ वीडियोस को कंप्लीट देखें और बातों को ध्यान से सुने कि मैंने क्या बोला है। यहाँ मत देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई छोटा मोटा पार्ट मिस कर जाता हूँ, नहीं लिख पाता हूँ, या थोड़ा सा स्मॉल बोर्ड होने की वजह से मैं थोड़ी सी बातें भी शॉर्ट कर देता हूँ और मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ कि ये चीज़ें बेटे इसमें ऐसे बोला गया है, और आप हो कि उस डेफिनेशन को देख करके उसी का अकॉर्डिंग सोचते हो क्या है क्वेश्चन के अंदर। बातें भी तो सुनो ना कि मैंने क्या बोला गया है। फिर मैंने उसका रीज़न भी दिया बच्चे को कि स्मॉलर पार्ट का एरिया बोला गया है, स्मॉलर का इसलिए मैंने बोला है कि इसका एरिया निकालना है। और फिर भी मैंने ये भी कहा था उस बच्चे को कि आप प्लीज़ मेरे पास कॉल करें और मैं कॉल से आपकी डेफिनेट जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ वीडियोज़ को ध्यान से देखा करें और उसके बाद ही आप कोई अपनी प्रॉब्लम हो उसको पूछा करो मुझसे। ये नहीं कि मैंने उसमें डिफाइन कर दिया, बोल दिया, उसके बाद आप मुझसे कोई पार्ट पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे ये बातें जो मैंने बोली हैं अभी। और जिस तरह की, जिस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट ट्रिक होती है। ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन बहुत होते हैं। अरे आप बुक के अंदर देखना, आपको किसी भी क्वेश्चन में टेबल नहीं बनवाई जाएगी, या आपको और भी जो टीचर्स करवाते हैं, आप यूट्यूब पे और टीचर से देख सकते हैं, कोई आपको टेबल से नहीं करवाएगा, सीधे करवाते हैं क्वेश्चन ऐसे, रफली डायग्राम हो गया, सोल्व हो गया। मैं आपको एक एक्यूरेट वे दे रहा हूँ, एक कन्फर्म बातें बता रहा हूँ कि किस किस तरह से बातें बनती हैं। अब आप ये सोचते हो कि मैं ऐसे बता रहा हूँ तो मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके मन में ये ख्याल जाता है कि वो टीचर ऐसे करवाते हैं। अरे जो टीचर जैसे करवाता है उसके बारे में मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई कैसे कराते हैं, लेकिन जैसे बेटे आपको मैं कराता हूँ आप केवल वो वे फॉलो करें और फिर बताना मेरे से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने दोबारा नहीं आएंगे, मेरे सामने दोबारा नहीं आएंगे, आप जो मेरे से बातें पूछते हो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अब देखो मैंने यही क्वेश्चन लिखा है, y = cos 3x 0 <= x <= π/6। इसमें बोला गया है स्केच द रीजन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। मैंने तो नहीं लिखा। आप कहोगे सर इसमें तो पूछा ही नहीं गया एरिया के बारे में, आप क्या डिफाइन कर रहे हो क्वेश्चन में। अरे आप ये देखो ना, मैं चैप्टर क्या करवा रहा हूँ, मैं टॉपिक क्या करवा रहा हूँ। आप सिर्फ इन बातों पे ध्यान दें कि मैंने टॉपिक क्या करवाया अभी आपको। मैं अभी एरिया के बारे में बातें कर रहा हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन। कई बार हम सोचते हैं कि स्केच द रीजन ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड फाइंड द एरिया। मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप कहोगे सर इसमें तो लिखा ही नहीं गया यूजिंग इंटीग्रेशन है। फिर वे ये कोई बातें नहीं होती बेटे कि यूजिंग इंटीग्रेशन है या नहीं है। अरे जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन से करवा रहा हूँ, तो क्या मैं सारी बातें ये भी लिख के रहता हूँ आपको यूजिंग इंटीग्रेशन करना है? नहीं ना। तो इस तरह की बातों को आप इग्नोर किया करो और क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो जो मैंने करवाया है। ये नहीं कि सर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था। मैंने ट्रायंगल वाले केस में लिखा तो था कि जब मैंने अभी करवाया था रिसेंटली, पीछे क्वेश्चन उसमें करा था मैंने ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल में ऐसे ऐसे हो तो हम इस तरह सॉल्यूशन देंगे। मैंने कहा था नहीं कहा था ट्रायंगल के बारे में। और मैंने ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपको कई बताए थे मेथड, 10th में पढ़ के आए हो। आपने मैट्रिक्स में एक मेथड पढ़ा है और एक वेक्टर में मेथड पढ़ोगे आप ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए, और एक अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम। आप कहोगे सर उसमें तो लिखा ही नहीं गया यूजिंग इंटीग्रेशन है। अरे मैं तो इंटीग्रेशन से करवा रहा हूँ ना आपको, आप ये देखे ना मैं किस टॉपिक से करा रहा हूँ आपको, उसको क्लियर है। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करा रहे हैं। हर बार ये बात नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या यूजिंग इंटीग्रेशन। शॉर्ट में लिखता हूँ वो भी समझ जाया करो कि क्या लिखा गया है क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है। मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए ध्यान से यहाँ पे y = cos 3x और ये लिमिट्स है।
0 से π/6 मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है 0 के बराबर, π/6 छोटी चलो इसके बराबर लेनी है। इससे बाहर नहीं जाना है, बाहर जा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इनकी टेबल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे तो बड़ा इजी लगेगा आपको, अगर जो बातें मेरी फॉलो करते हो। इससे बाहर आप पॉइंट रखेंगे ही नहीं और बनाए टेबल, और फिर देखना आपके जो आपका फिगर है वो अच्छे से बनता है नहीं बनता है। चलो देखो आपको क्लियर है तो देखो यहाँ पे, तो आप पहले से टेबल बनाए। देखिए अभी हम प्रीवियस वीडियो में साइन कॉस के क्वेश्चन ही करवा रहे थे और मैंने वही रुकवाया था वहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए x यहाँ पे y यहाँ पे रखे, तो x क्यों रखता हूं मैं यहाँ पे, एक बार 0 रखता हूं, ये दो तो रखनी ही है जो बताया था मैंने, वो पहले 0 रखो, cos 0 1 होता है, फिर आप π/6 रखो, चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ, π/6 मतलब होगा 30, 0 से 30 रखनी है वैल्यू, रख लेंगे π/6, लेकिन इसके बीच में वैल्यू क्या रखूं, तो इसके बीच में ऐसे रखो ना, मैंने कहा भी क्या था आपको, इक्वल इक्वल गैप पे रखे, जैसे मैंने 0 से 30 के बीच में होता है 0 10 20 30, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसे रखनी है वैल्यूज। आप कहोगे 10 की वैल्यू कहां से लाएंगे, आप नहीं लाओगे, 10 की तो कोस डिफाइन करेगा ना, 10 यहां रखोगे तो कोस 30 बनेगा, 20 यहां रखोगे तो कोस 60 बनेगा, और 30 यहां रखोगे तो कोस 90 बनेगा, मेरे को सारी वैल्यू पता है, इस तरह रखनी है वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पहले रखते हैं अब 10, ताकि इक्वल इक्वल गैप पे हो, 0 से 30 के बीच में 0 10 20 30 सब में इक्वल इक्वल गैप है 10 10 का, ठीक है। रखिए आप पहले रखिए 10 मतलब कितना हो गया, तो 180, पाई का मतलब होता है पाई/18 कर दूं, है ना। हाँ तो देखना तो आपको इसमें पड़ेगा ना पाई के फॉर्म में, तो पाई/18, अब ये 10 ही रहेगा हमारे पास, हाँ तो रखो पाई/18 यहाँ पे, हाँ तो पाई/18 मतलब 10 cos 30 कितना होता है, √3/2, देखिए ध्यान से, अब √3/2 हो गया। नेक्स्ट रखिए 20, 10 के बाद 20 पे कितना आएगा, पहले तो 20 का मतलब क्या हुआ, π/9 रख देता हूँ, ये लो 20 हो गया, ठीक है। अब 20 पे क्या वैल्यू डिफाइन होगी, तो 20 मतलब होगा cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 रखे यहाँ पे, ये लो। अब रखो 30 मतलब हो गया π/6, ये लो 30, तो ये 90 हो गया cos 90 0, बन गया नहीं, जिले से बनाए ग्राफ और सोल्व करें। x y y डैश x डैश 0, तो पहले आप रखिए 10, वो पर आप वही वैल्यू काटे जो आपने टेबल में रखी है, क्योंकि वो सब इक्वल गैप पे ही है हमारे पास। 10 का मतलब हो गया π/18, फिर आप रखे यहाँ पे 20 π/9, फिर आप रखे यहाँ पे 30 π/6 हो गया, और इधर आप रख ले 1, ये 1 हो गया बस। अब देखो 1 और हाफ भी आ रहा है, तो 1 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा, ये लो, ये हाफ ही ले लो आप, हो गया ना। रखिए वैल्यू सारी, रखते हैं चलो पहले 0 1, x की 0 y की 1, ये लो। नेक्स्ट चलो π/18 √3/2, अब √3/2 कितना होता है भाई, यहाँ तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, √3 का मतलब होता है 1.7, एस्टिमेट पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, और 1.7 के डिवाइड मैंने 2 किया, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0.8 आएगा, लगभग मान लिया मैंने 0.8 के आसपास वैल्यू आएगी ना। हाँ तो π/18 पे 0.8, तो स्टूडेंट 0.8 कहाँ से होगा, लगभग यहाँ होगा, ये मान लिया मैंने पॉइंट, ये लो। हाँ तो ये हो गया 0.8 बन गया ऐसे। नेक्स्ट चलें π/2 और सॉरी π/9 और 1/2, π/9 और 1/2 ये वैल्यू हो गई, ये लो यहाँ पर हो गया, और एक लास्ट में ये पॉइंट हो गया, π/6 और 0 हो गया ना, इनको मिला दे आप। स्ट्रेट लाइन नहीं है, घूम के कर्व ही आ रहा है वही हमारे पास, रफली स्केच इस तरह का बनेगा, समझ आया, बन गया। अब लिमिट लगाओ, 0 से π/6, 0 पे लगी रही है और π/6 पे ये लाइन लग गई, ये लो, इनके बीच का क्लोज एरिया, ये क्लोज एरिया हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बाकी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में करवाया ताकि आपको सारे सब कुछ समझाने के बाद ये चीजें इजीली समझ में आएंगी, नहीं तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में शुरू में आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने सब कुछ कराने के बाद आपको लास्ट में कराया था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो आपके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस वे से जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं केवल वो तरीका करें, डेफिनेटली नहीं भूलेंगे आप कभी भी, क्लियर है। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, तो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे 0 से π/6 हो गया, एक्स यहाँ पे तो वाई यहाँ पे, वाई तो एक ही है सिंगल, बस वही हो गया, एक्स वाई और इनटू में dx, प्लस वाले पार्ट में आ रहा है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, प्लस आएगा साइन, ये लो आगे रखो 0 से π/6 और y की वैल्यू हो गई cos 3x इनटू dx, आगे तो सोल्व हो ही जाएगा। समझ आया केस कैसे बताया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए जो ट्रिक बताइए मैंने उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं साइन कोस के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट देखिए।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अभी, क्या है y इक्वल टू साइन एक्स फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू कॉस एक्स सेकंड इक्वेशन। इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें साइन कोस के 2 कर्व्स आ रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो हम ये साइन कोस का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना लेस देन ग्रेटर देन का टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक आपका। एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, और x वेरी करता है 0 से π/2, मतलब वही लिमिट्स होगी हमारे पास। फर्स्ट x एक्सिस, सेकंड y एक्सिस, मतलब एक बार तो x एक्सिस के साथ क्लोज एरिया दिखाना है और एक बार y एक्सिस के साथ, मतलब ये 2 क्वेश्चंस हैं। देखो मैं दोनों डिफाइन करता हूँ कैसे होगा। थोड़ा सॉल्व करता हूँ सीधा, फ्रॉम फर्स्ट बनाए टेबल आप। एक्स वाई ये है ना, इसमें x के रखनी वैल्यू आपने फर्स्ट में 0 से π/2, तो पहले तो 0 रख लेता हूं मैं, sin 0 0। अब 0 से π/2 के बीच इक्वल इक्वल गैप पे 0 30 60 90 कर दूं, हो जाएगा इक्वल इक्वल गैप पे। हाँ, तो 30 का मतलब हो गया π/6 sin 30 1/2, फिर π/3 60 √3/2, और फिर हो गया π/2, ये 1 हो गया। ठीक है, अभी चलिए सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड से निकाल रहे हैं अब हम। यहाँ पे एक्स वाई, एक बार एक्स की 0, हाँ तो cos 0 1, एक बार π/6 30 का मतलब हो गया cos 30 √3/2, एक बार हो गया 60 π/3 60 का मतलब हो गया 1/2, और 90 का मतलब हो गया 0। ये वैल्यूज आएंगी 0 1 π/6 √3/2, मतलब ऑपोजिट वैल्यूज ही होती है, आपको पता है ये तो क्वेश्चन में। ठीक है, बनाए इनसे ग्राफ दोनों से। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक ही ग्राफ में दोनों बातें समझाएंगे आपको, क्लियर है। x y डैश x डैश 0, हाँ तो पहली π/6, फिर हो गई π/3, और लास्ट हो गई π/2। देखो तो इक्वल गैप है ना सबका, 30 30 30 ऐसे शो करना है। तो वही पॉइंट हम टेबल के ही शो कर सकते हैं, इसीलिए बार बार कहता हूं कि साइन कोस के क्वेश्चन में सीधी वही वैल्यूज रखें जो आपको यहाँ पे पॉइंट शो करें, इक्वल इक्वल गैप पे रखें। क्लियर। अब चले यहाँ पे 1 हो गया, तो ये इसका हाफ पॉइंट ले लो बीच में, काम आ जाएगा हमारे पास। बनाए फर्स्ट की 0 0, ये 0 0, नेक्स्ट π/2 पे तो ये हो गया 1/2, मतलब 0.5। ठीक है, नेक्स्ट चले π/3 पे, तो ये 0.8 आएगा, मैंने अभी करवाया था 0.8, लगभग यहाँ ले लेते हैं, लगभग मान लेते हैं, ये लो यहाँ मान लिया मैंने। अब चले लास्ट की वैल्यू 1 पे आ गई, ये लो ये 1 की वैल्यू आ गई, इनको आप मिला दो, हो गया। ये हमारा फर्स्ट कार्व है, ताकि याद रहे आपको। सेकंड चले 0 1, ये 0 1 हो गया, इस पे ये पॉइंट आ गया हमारा, इस पे ये पॉइंट आ गया हमारा, और लास्ट पे ये पॉइंट आ गया। ये लो, ये हमारे पास बन गया सेकंड कर्व। ठीक है, चले। हाँ तो x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 से π/2, हाँ तो 0 से π/2 ले लो, ये लिमिट हो गई 0 से π/2, ये लो, हो गया। अब देखना, अब इस क्वेश्चन में भी आप कहोगे कि सर क्लोज तो बहुत सारे बन रहे हैं, नहीं वही तो बात है ना, हम हर बार यही करते हैं। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कमेंट में, फिर से किसी ने पूछा था कि सर क्लोज बन रहे हैं, यहाँ क्लोज नहीं बन रहे, 1 2 3 क्लोज बन रहे हैं। लेकिन क्या बोला गया है उस पर ध्यान दो ना, क्या बोला गया है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो क्लोज बनेगा वो लेना है। हाँ तो एक्स एक्सिस के साथ देखो ये वाला क्लोज बन रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये एरिया आएगा कि एक्स एक्सिस लाइन को लेकर के क्लोज कौन सा बना रहा है, तो देखो ये बना है क्लोज, बनाएगा ना। ये तो एरिया हो गया पहले क्वेश्चन का, और अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जहाँ दोनों कट करते हैं वहां से लिमिट ड्रा करो, सीधी सी बात है। दोनों ग्राफ यहाँ कट करते हैं, यहाँ से लिमिट ड्रा होगी, ये लाइन डॉट में आएगी, और मेरे को पता है ये लाइन कितने पे आएगी, π/4 पे। क्लियर है, इस तरह निकालना है। अब π/4 पे आएगी तो निकालने वैल्यूज को कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, किस एक्सिस पे लिमिट, एक्स एक्सिस पे, तो x इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4, और 0 से π/4 तक कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है छाया में, देखो फर्स्ट वाला। हाँ तो y फर्स्ट हो गया, इनटू में dy, और लाइन लिमिट की छाया के बीच चल रही है तो प्लस का हो गया। नेक्स्ट चलो x इक्वल्स टू π/4 से π/2 हो गया,
π/4 से π/2, और अब कौन सा आ रहा है छाया में, सेकंड वाला। हाँ तो y2 हो गया, सॉरी dx आएगा यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे dx हो, ये लो ये एरिया आ गया। आगे तो सोल्व हो जाएगा, सीधी y1 की y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है sin x और y2 की है cos x, बात खत्म। क्लियर है केस। अब नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस में होगा तो क्या करना है आपने, तो देखो y एक्सिस में पहले तो ये नहीं बनेगा, ये तो छाया का पार्ट बन रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट शो नहीं होगा y एक्सिस में। ठीक है तक। अब तो कौन सा पार्ट छाया में शो होगा, तो क्या बोला है y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के साथ क्लोज होना चाहिए, तो ये क्लोज हो रहा है y के साथ, देखे ध्यान से, ये हो गया ऐसे। अब ये क्वेश्चन टू वे से हो सकता है। एक तो ये जो मैंने ड्रा कर रखी लिमिट, दोनों कटने के बाद मैं x पे ही लिमिट लूँ तो मैं x से भी कर सकता हूँ, और कहो कि y पे लिमिट लेकर करो तो y पे लिमिट लेकर कर सकते हो आप क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही आंसर आएगा। बट y पे लिमिट लेंगे तो ये लाइन कट होके यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है स्टूडेंट, जहां भी होगा यहाँ आएगी वैल्यू कट होके डॉट में। तो यहाँ ये जो वैल्यू रहेगी 1/√2, क्योंकि यहाँ π/4 यहाँ 1/√2 आएगी। तो अगर आप एरिया निकालेंगे y के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो ये आंसर रहेगा y = 0 to 1/√2, 0 to 1/√2। क्लियर है। और 0 to 1/2 कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला, मतलब x1 × dy, मतलब डिजिट चेंज करनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे x, यहाँ पे y हो गया। फिर एरिया प्लस में, क्योंकि लाइन लिमिट भी चल रही है छाया की, तो प्लस में आएगा। फिर यहाँ जाएगा 1/√2 से 1/√2 से यहाँ 1 आएगा, y यहाँ पे, x यहाँ पे, x2 × dy, क्योंकि उल्टा आएगा, लिमिट x में लेनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ये आनी है कि मैं x1 निकालूंगा यहाँ से x के लिए, तो साइन इनवर्स y आएगी, साइन इनवर्स y का बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, लंबा जाएगा ना, यहाँ से इसका बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, लंबा जाएगा दोनों पार्टों के अंदर। जो बातें कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, जो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैं लिख क्या रहा हूँ कर क्या रहा हूँ। आप कहोगे ये लिख दिया और नीचे ये दिखा रखा है, अरे ये इसका नहीं, ये तो पहले वाले का सॉल्यूशन था, इस तरह समझाया मैंने आपको, ये तो अभी तो क्लियर है केस। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट को ना लेके हम अगर शॉर्ट में करना चाहें, मैं फिर बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको, शॉर्ट में करना चाहें कि मुझे तो ये एरिया निकालना है, तो मैं x एक्सिस से भी निकाल सकता हूँ ना, ये लाइन मैंने यहाँ पे डाल रखी है, देखना इससे इजी हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से करेंगे y पे तो बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, काफी लेंथी जाएगा, और अगर इस तरीके से करेंगे तो इजी हो जाएगा। देखना कैसे, 0 to π/4 लिमिट लेता हूँ, हाँ तो 0 से π/4 हो गया x पे लिमिट, x पे लिमिट अपर माइनस लोअर, क्योंकि लाइन छाया के बाहर, अंदर इधर का छोड़ सारा, लाइन लिमिट की छाया से बाहर चल रही है, हाँ तो अपर कौन सा है 2, अपर माइनस लोअर, कि ऊपर वाले में से आप नीचे लेस कर दे, इतना ही है। हाँ देखो तो ऐसे दोनों को अलग अलग कर सकते हो आप, जैसे अपर माइनस लोअर, अपर कौन सा है y2, हाँ तो y2 dx, माइनस में अलग अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ फिर से वही 0 to π/4, लिमिट दोनों में सेम, और यहाँ जाएगा y1 अपर माइनस लोअर। अब ये इसका आंसर, ये है इसका आंसर, इस तरह का सॉल्यूशन, ये इजी पड़ेगा आपके लिए मेथड। तो क्वेश्चन एक ही है ना, दोनों ट्रिक करवा दी मैंने। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपको, जिसका ग्राफ शायद कुछ इस तरह का बन रहा था, उसी में बच्चे ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी थी, ऐसा ग्राफ कुछ बन रहा था, शायद ये ग्राफ था कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये वाला एरिया लेना है एक बार आपने, अगर y पे लिमिट लेते हैं तो ये लिमिट बन रही थी, और अगर x पे लेते हैं तो ऊपर वाला एरिया लेकर के हम शो कर रहे थे वैल्यूज को, ये वाला पार्ट एक ही तरह निकालेंगे ना, और ऊपर वाला अबव द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस लाइन को क्लोज कर दी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे लिए पॉसिबिलिटी होती है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। समझ आया केस। तो ये हमारे पास ट्रिक थी, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसमें ऐसे पार्ट लेना था। एक ही क्वेश्चन में दो तरह की ट्रिक थी कि x पे लिमिट और y पे लिमिट, इस तरह से यहाँ भी एक क्वेश्चन में दो तरह की लिमिट है, एक बार दो तरह के क्वेश्चन है, एक बार x एक्सिस पे, एक बार y एक्सिस पे, मतलब एक बार x पे क्लोज करना है, एक बार y पे क्लोज करना है, एरिया y एक्सिस के साथ क्लोज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी साइन कोस की, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब बाकी सारे क्वेश्चन इजीली है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे साइन कोस के। जो हमारे 10.4 एलिमेंट की बुक से 10.4 में कुछ क्वेश्चंस बीच के रह गए थे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ओनली वन क्वेश्चन रह रहे हैं, मतलब वन टाइप क्वेश्चन रह रहे हैं, कौन से लेस देन ग्रेटर देन के, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे अब वो क्वेश्चन देखिए। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, बाकी सारे सेम है, ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं लास्ट क्वेश्चन लिखा हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, और इसी में मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा जो लेस देन ग्रेटर देन में आती है।
वैसे हमें लेस देन ग्रेटर देन में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिर्फ ये चेक करेंगे कौन सा फिगर बनेगा, किस तरह का बनेगा बस। लेकिन जो एक प्रॉब्लम आती है छाया वगैरह शो करने में, तो इनमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वो क्या आएगी तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ उस क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने क्या लिखा है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द रीजन, इसका बनाना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है, एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब पैराबोला। क्लियर है, बताएंगे, हटाएंगे लेस देन यहाँ पे पहले तो, y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन, और ये लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। देखना कैसे करना है। सॉल्यूशन गिवन, जो हमारे पास पार्ट गिवन देखना हो क्या है, पहले ये ले लो यहां से यहां तक, ये छोड़ दो, बाद में बताऊं इसका मीनिंग क्या है। y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। सेकेंड y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं इसको मैं। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट सेकंड, और अब लास्ट में थर्ड में ये भी छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। ये ले लो x लेस देन इक्वल टू 3, और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और अब x की वैल्यू 0 से बढ़ी और y की वैल्यू दोनों में 0 से बढ़ी, तो लास्ट में केस कर देता हूं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बात तो वही है कि मैंने हर वैल्यूज को डिफाइन कर दिया और इनका कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है। पहला काम क्या है, आप इन इनइक्वालिटीज, पहले आप ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, लिख दिया। अब इन इनइक्वालिटीज को, क्योंकि जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लगते हैं वो इनइक्वालिटीज होते हैं, इनइक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन नहीं होती वो, तो उनको पहले आप चेंज करेंगे इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखें, लेट, इसको नहीं माननी इक्वेशन, इसका मीनिंग लास्ट में बताऊंगा, जब शेड पार्ट दिखाएंगे तो क्या रीजन है इसका वो बताएंगे इसके लिए। लेट चेंज दीज inequalities into equality, कि पहले आप चेंज करें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी के अंदर। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इक्वल टू साइन लगा दिया बस। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और थर्ड y x इक्वल टू 3, ये ले लेंगे बाद में, चलो ले लेते हैं, आप डिफाइन कर लेते हैं, आपने लिख दिया था यहाँ पे, देखो हो गया, लास्ट छोड़ दो। ये सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ मैंने सिंबल चेंज किया है अभी, क्योंकि डायग्राम इन्हीं का बनना है। ये हमारे पास एक वे है, तरीका है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। तो पहले आप इनकी टेबल बनाए, इन दोनों की, इसकी टेबल बननी नहीं है क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं हमारे पास, सीधा हो जाएगा इसका। तो इन दोनों बनाए टेबल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई, हाँ तो रखो। अब देखो दो तो लिमिट रखनी ही होती है, लिमिट कौन कौन सी है, 0 से 3, दो तो रखनी है, बाकी आपकी मर्जी पे है। हाँ तो एक बार तो रखो एक्स की वैल्यू 0, फर्स्ट में एक्स की 0, तो कितना है वाई का आंसर 3। एक बार रखी मैंने एक्स की वैल्यू 3, तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 प्लस 3 12, तो वाई की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। एक बार रख दे 2x की वैल्यू 2 रखें, 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। एक बार रखें 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। लेकिन ये पैराबोला का फिगर बनाएगा, पैराबोला तो हमारे पास फिगर बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा पैराबोला का, क्योंकि प्लस माइनस तो आएगा नहीं, आया नहीं ना। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक हमारे पास पैराबोला का फिगर नहीं बनेगा। तो प्लस माइनस आप कर देना, खुद भी समझदार इतने कि जिस वैल्यू पे स्क्वायर होता है उसे प्लस माइनस आएगा, क्योंकि उसकी सिंगल पावर तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पे देखो x पे स्क्वायर है तो x के वैल्यू प्लस माइनस शो करेंगी, अगर साथ में होता ना प्लस x और तो नहीं करेंगी ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे केवल डबल पावर में x है, तो x की वैल्यू को ही आप प्लस माइनस कर दिए, ये लो, देखना इजीली बनेगा पैराबोला। हो गया। नेक्स्ट चले अब सेकंड, यहाँ पे ले लो फ्रॉम सेकंड, एक्स वाई क्या आएगा, x की रखो 0 तो y की वैल्यू होगी 3, x की रखो 1, ये रख लो वैल्यूज, 1 रखो 5 हो गई, 2 रखें 7 हो गई, और 3 रखें तो 9 हो गई, ये लो हो गया। वही 0 3 लिमिट भी आ गई, सारी दोनों टेबल कंप्लीट है। अब बनेगा डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली वैल्यू सीधी काम आ जाएगी हमारे पास। तो डायग्राम बनाएं इसका, कैसे बनेगा डायग्राम, तो चलिए स्टूडेंट्स यही बना देता हूँ। एक्स वाई
y डैश x डैश। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनेगा तो मैं अभी इसको डिफाइन करता हूं, देखना आप। वैल्यू भी याद कर लेते हैं कि x की तो 0, ये मैं अभी रफ कर देता हूं सेकंड वाले टेबल से। 0 1 2 3 x की है, 3 5 7 9 है y की, 3 5 7 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं रफ कर देता हूं यहां से ताकि डायग्राम अच्छे समझ में आएगा आपको। हो गया, ये y होगा। अब लेते हैं, हाँ तो पहला 0, यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक है, 3 तक है, हाँ 3 तक ले लेते हैं। तो 1 2 3, ये लो 1 2 3 हो गया। y में आ जाओ 12 तक, वैल्यू 12 तक काट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ हो गया 12। ठीक है। हाँ लेकिन x की नेगेटिव में भी तो है, हाँ तो नेगेटिव में भी ले लो वैल्यूज। -1 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये पार्ट सब नोट हो ही चुका है इनमें जो ना, देखिए ध्यान से। अब करते हैं, देखो तो क्या बनेगा। सबसे पहले आओ रखो फ्रॉम फर्स्ट करते हैं 0 3, x की 0 y की 3, ये पॉइंट हो गया। प्लस माइनस 3 12, मतलब 3 पे और ये वैल्यू हो गई 12 और ये हो गई माइनस की 12। रफली स्केच है, थोड़ा इधर चल जाए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्लस माइनस 2 7, प्लस की 2 ये हो गई और 7 ये हो गई वैल्यूज। माइनस की 2 ये हो गई और 7 ये हो गई वैल्यूज। हो गया। अब प्लस माइनस 1 4, प्लस का 1 ये हो गया और 4 ये हो गया, माइनस का 1 ये हो गया और 4 ये हो गया। बन गया ना, बनाए पैराबोला। अब देखना मेन बात ये है कि अगर इन क्वेश्चंस के अंदर इक्वल टू का साइन है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है ना, तो ये लाइन बगैर डॉट चलेगी, नहीं तो डॉट में लाइन आती। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब हमारे पास वैल्यू में इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये लाइन डॉट में शो होती है, ऐसे डॉट 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 ऐसे होती है। लेकिन जब लाइन में इक्वल टू का साइन है तो सीधी लाइन शो होगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चले, बन गया पैराबोला फर्स्ट। सेकंड आ जाओ, सेकंड हमें निकाला ना वही वैल्यू 0 1 2 3, 0 पे 3 आंसर आ रहा है, हाँ तो 0 पे 3 हो गया। 1 पे 5, 1 पे था आंसर वो, 1 पे 5, हाँ तो 1 पे ये 5 हो गया, 2 पे 7 ये है ही और 3 पे 9 हो गया। इनको मिला दो, बना इस तरह का बना ना हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मेन बात क्या है, ये तो हमारे पास सेकंड टेबल के थे आंसर, ये दोनों टेबल दोनों इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट कार पैराबोला, ये सेकंड हमारे पास स्ट्रेट लाइन। मेन बात है बस कि एरिया कैसे निकालेंगे, मेन ही चीजें। अब वो कैसे आएगा, तो पहले तो थर्ड लाइन वो लगाओ, x इक्वल टू 3, थर्ड लाइन ये हो गई x इक्वल टू 3। एक 0 पे है, x की वैल्यू तो 0 पर लाइन लगी रही है। ठीक है, इसका मतलब अब आ जाओ क्या हुआ, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि x और y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ऐसा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने छाया दिखा दी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर आएगा छाया का। क्लियर है। अब अगर इस क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता तो स्टूडेंट्स सीधा से ये था हमारे पास कि फिर तो ये लिमिट अगर नहीं मिलती और ये बीच का ये एरिया होता, क्योंकि हम बीच में तो करते ही नहीं इसका हमेशा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कौन सा एरिया शो होगा अब वो क्वेश्चन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी लेस देन ग्रेटर देन है, ये जो एरिया बने हैं, ये जो डायग्राम बने इसके नहीं इनके हैं। ठीक है, और इनमें अब एरिया कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देना है। जो कैसे आएगा, जो पहली इक्वेशन है फर्स्ट वाली, देखो मैं ये भी साफ कर देता हूं यहां से। देखो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है ये वाली है ना, ये मतलब ये इक्वेशन है,
इसमें आप x और y की जगह 0 0 रखो। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि इनइक्वालिटीज के अंदर हम एरिया छाया का कैसे दिखाते हैं, मतलब छाया वाला पार्ट किस तरह शो करते हैं। तो आप x और y की जगह पहले रखो 0 0, x और y की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 3। सही या गलत, बस ये चेक करना है। 0 0 रखेंगे और चेक करेंगे सही या गलत। तो सही बात है, सही बात है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 3 सही है। इक्वल टू मत देखो, ये देखो लेस देन तो होता है, हाँ तो 0 3 से छोटा होता है मतलब सही। और सही बात आए तो एरिया 0 की तरफ, मतलब छाया 0 की तरफ आएगी, और गलत आए तो छाया या एरिया मतलब छाया वाला पार्ट 0 से अलग जाएगा, दूर जाएगा। देखो अभी सही बात है, फर्स्ट वाली सही है, तो क्या आएगा 0 की तरफ। 0 किस तरफ है, 0 तो नीचे है, इस पैराबोला के 0 नीचे है ना, तो एरिया इसका नीचे की तरफ आएगा, मतलब नीचे की तरफ। ऐसे सिंपल दिखा दिया मैंने कि पैराबोला का एरिया नीचे की तरफ आएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, इट इज ट्रू सो शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब जो शेडेड पार्ट है वो किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। क्लियर है। तो ये छाया का पार्ट मैंने अभी शो कर लिया, ये हम पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में। फिर कह रहा हूं आपसे बार बार मैं, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे लिखना है आपने इसका एरिया। हो गया, अभी इस पे नहीं आया एरिया, बताऊंगा कैसे निकले कॉमन एरिया। नेक्स्ट आ जाओ, अब आप इसमें यही वैल्यूज सेकंड में पुट करें, पुट इन सेकंड कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेकंड पुट करें। 0 0 तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो सॉरी हाँ 0 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। सही या गलत ये भी चेक करो अब फिर से, तो ये बात भी सही है, तो क्या आएगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू सो फिर से वही शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है तक, तो सेकंड लाइन से भी सही आ रहा है, तो सेकंड लाइन भी ये वाली है, और इससे भी ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन किस तरफ है, नीचे की तरफ। देखो नीचे ही ओरिजिन से, तो नीचे की तरफ एरिया आएगा, और इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन। थर्ड में भी आप रखो, अब थर्ड में y तो है नहीं, खाली x ही है ना, हाँ तो x की रखो वैल्यू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 3। सही है गलत, सही बात है। तो थर्ड का एरिया किस तरफ आएगा, 0 की तरफ। मतलब तीनों ही बातें 0 0 रखने पे सही मिल रही हैं, इसलिए ठीक मिल रही हैं, इसलिए एरिया 0 की तरफ, मतलब छाया वाला पार्ट 0 की तरफ आएगा, थर्ड का भी 0 की तरफ आएगा। इन सबका कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन एरिया क्या आता है, हाँ तो कॉमन निकालो एरिया। देखो तो पैराबोला से नीचे, ये लो, ये पैराबोला से नीचे हो गया, जहां तक पैराबोला है वहां तक पैराबोला से नीचे, ये लो हो गया। अब स्ट्रेट लाइन से भी नीचे, हाँ तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इससे भी नीचे आ गई, हो गया। और इससे इस तरफ, तो देखो इससे इस तरफ यहाँ पे आ गया, और 0 पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में। तो देखो ये सारी बातें सेट करके इस तरह का छाया का पार्ट शो करेंगे। अब इसमें मत पूछ लेना कि सर ये क्यों नहीं शो किया, सर ये क्यों नहीं शो किया। ठीक है, समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन। लेस देन ग्रेटर देन, इसलिए ये पार्ट शो नहीं होंगे, इस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग शो होगा। हो गया, मतलब ये एरिया निकल के आएगा, ये निकालना है आपने एरिया। तो वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट केवल इसी क्वेश्चन में हो रही है, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इस तरह का एरिया शो होगा। अदरवाइज अगर लेस देन ग्रेटर देन भी आएगा ना किसी क्वेश्चन में, ध्यान सुनना बात को, अगर लेस देन ग्रेटर देन भी आएगा ना किसी क्वेश्चन में, तो जो आपको लगता है ना छाया का एरिया वही शो होना है। तो इससे टेंशन वाली बात नहीं है कि ये शो नहीं होगा, वही शो होगा। ठीक है, छाया के एरिया वही शो होगा जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, लेकिन रूल ये है कि इसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे छाया का एरिया। क्लियर है। पहले इक्वेशन को चेंज करेंगे, इन इक्वेशंस के अंदर टेबल बनाएंगे, सॉरी इन इक्वेशन को चेंज करेंगे, इक्वेशन में टेबल बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद आप ये वैल्यू रख के देखेंगे 0 0 0 0 सब के अंदर। ये रूल ही फेल होता है 0 0 वाला, वैसा नहीं है। अगर 0 0 फेल हो जाए रूल हमारा, तो फिर क्या करेंगे, 0 0 फेल कैसे हो जाए, देखो जैसे ऐसे लिखा मिल जाए कि भाई x लेस देन इक्वल टू y है, क्वेश्चन मान लो ऐसा हो गया सपोज। अब तब रखो 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0। सही है गलत नहीं पता, आपको बराबर तो होता है, बराबर मत देखो आप, ये देखो लेस देन ग्रेटर देन। और अगर बराबर देखेंगे तो ये लाइन ऐसे बढ़ेगी आपकी, ओरिजिन के ऊपर से निकलेगी, ऐसे ऐसे जैसे भी जाए, लेकिन सपोज ऐसे निकलती है ओरिजिन के ऊपर से। तो मान ले आपने सही है सपोज, तो 0 की तरफ है, तो 0 पर से भी लाइन खुद ही निकल रही है।
किस तरफ जाएगा, ऑपोजिट मान लो तो ऑपोजिट भी किस तरफ जाएगा, क्योंकि जीरो के ऊपर से निकल रही है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ और पॉइंट उठा के रखते हैं, कुछ और मतलब ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं आता, जैसे 1 2 पॉइंट हो गया सपोज, तो 1 2 पॉइंट आप सपोज कीजिए यहाँ है, मान लिया मैंने 1 2 पॉइंट, मैं सपोज कर रहा हूँ 1 2 पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे नहीं है, रखो 1 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है 1 2, हाँ तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, सही है गलत, सही बात है। तो छाया इस 1 2 की तरफ आएगी, फिर ऐसे। अगर इस पार्ट को समझना है तो मेरी 11th की वीडियोस को एक बार जरूर देखिए आप। 11th में मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर डाल रखा है, 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर डाला हुआ है, उसमें सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वीडियोज आप देखना, फिफ्थ या सिक्स्थ वीडियो शायद, मतलब लास्ट वीडियो देखना आप, उसके आपको उसमें अच्छे समझ में आएगा कि मैंने क्या बता रखा है इसमें, कि लेस देन ग्रेटर देन किस तरह से पार्ट होते हैं और किस तरह रूल फेल होता है, किस तरह से हम सेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ समझ ले, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो, लेकिन वैसे मुझे पता है आपने 11th में पढ़ा होगा इतना तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये बातें क्लियर हो यहाँ तक, अब हुआ यहाँ तक। अब इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, अब इसका एरिया क्या आएगा, तो जहाँ दोनों ग्राफ कट करते हैं वहाँ से लिमिट ड्रा करो, ये कट करते यहाँ से लिमिट ड्रा हो गई, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया किस पे, किस एक्सिस पे, पहले तो देखो एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं हम, क्योंकि एक्स पे छाया आ रही है, तो एक्स इक्वल टू 0 से कहाँ तक, 2 तक, 0 से 2 हो गया। एक्स पे लिमिट 0 से 2 तक छाया में कौन सा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, तो केवल पैराबोला के टच हो रही है, कभी आप अपर माइनस लोअर कर दो, ऊपर छाया जा ही नहीं रही है, पैराबोला का आएगा। पैराबोला कौन सा है, सेकंड वाला, सेकंड ये रहा हमारे पास ना, हाँ तो लिख दो y2 इंटू में dx, हो गया। सेकंड लिमिट की लाइन छाया के बीच में है, तो एरिया प्लस इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2 से 3 हो गया, 2 से 3, और अब कौन सा आ रहा है छाया में, देखो 2 से 3 तक छाया में ऊपर लाइन आ रही, स्ट्रेट लाइन केवल, तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, सेकंड, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट आएगा क्योंकि पैराबोला फर्स्ट शो करता है, और ये वाला सेकंड, y2 आएगा इंटू dx, वैल्यू रखनी है, y1 की जगह ये रख दो, y2 की जगह ये रख दो, सोल्व कर दो, सिंपल सोल्यूशन। समझ आया अभी किस तरह बताया मैंने। तो स्टूडेंट्स ये वाली ट्रिक थी हमारे पास। अब मैंने कहा कि ऐसे ही अगर क्वेश्चन और भी आते हैं लेस देन ग्रेटर देन के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, तो आप उनको खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही आएंगे, सर्कल या पैराबोला दोनों लेस देन ग्रेटर देन में आ गए, तो बस आपको वही फिगर बनेगा, सब कुछ वही है। ट्रिक बता दे मैंने आपको, लास्ट में छाया चेक करनी है कहाँ बनेगी सेड पार्ट, वो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी जहाँ आप सोचते हैं ना वहीं बनेगी छाया उन केसेस के अंदर, कोई मिस्टेक कोई गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया है, खत्म है आपका टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स खत्म है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक फिर से रिपीट करता हूँ ये बात कि प्लीज़ वीडियोस को ढंग से सुने, ढंग से देखें, और फिर कोई प्रॉब्लम आपको आती है ना, कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर आप सीधा मुझे कॉल करें कि सर ये प्रॉब्लम आई है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं, टॉपिक नहीं ये चैप्टर भी खत्म है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो गया, इनडेफिनेट खत्म हो गई, मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन का टॉपिक खत्म हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफाइन करके देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन, जिसमें दोनों ही टॉपिक यूज आएंगे, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। थैंक यू।